आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट का शो टेस्ट ऑफ सक्सेस। जैसा कि आपके द्वारा लगातार देखे जाने के चलते अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम इस शो में सक्सेस के उन सिद्ध मंत्रों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं जिन मंत्रों के द्वारा किसी न किसी ने सफलता को प्राप्त कर लिया होता है। आपके इस पसंदीदा शो में मैं देवेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दरअसल आज का एपिसोड खासकर उन सभी राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को समर्पित है जो राजनीति के क्षेत्र में सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन जब बात उन्हीं सपनों को अचीव करने की आती है तो वे उन सपनों के अकॉर्डिंग फील्ड वर्क करने से घबराते हैं और अक्सर जनता के बीच में अपनी जगह बनाने के बजाय किसी न किसी वरिष्ठ पार्टी के नेता के चमचे बनकर, युवा नेता, मंडल बूथ अथवा किसी मोर्चे के सदस्य बनकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। सबसे आम बात तो यह है कि राजनीति में अपने एक खास जगह बनाने के लिए आजकल के ज्यादातर नए नवेले नेता एक नॉर्मल और कॉमन से शेड्यूल को फॉलो करते हैं। जैसे सुबह उनकी दिनचर्या में पार्टी के किसी एक वरिष्ठ नेता के साथ बिना किसी सेंस वाली एक तस्वीर, कैप्शन में एक बेहद ही जोशीला और माननीय की प्रतिष्ठा में इजाफा करने वाला भारी भरकम लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आज के पॉलिटिकल जैसे बेहद जिम्मेदार और जनता के प्रति जवाबदेह जैसे फील्ड के मुताबिक हर एक नए अथवा पुराने नेताजी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बाकी लोगों से एकदम अलग और अट्रैक्टिव फील्ड तैयार करने के साथ साथ अपने आप को फ्रंट लाइन करते हुए पायदान दर पायदान आगे बढ़ना चाहिए। आज के समय में ज्यादातर पॉलिटिशियंस एक घिसी पिटी कॉमन दिनचर्या के भरोसे भेड़ चाल चलकर अपने दायित्वों को बिना पूरा किए अपने सपनों को पूरा करने का मजाक भरा सपना देखते हैं और उनके सपने जब पूरे नहीं होते हैं तब वे अपनी पार्टी की कमजोरी, गलत सीट मिलने अथवा पार्टी द्वारा भेदभाव किए जाने के साथ ही चुनाव में जातिवाद होने या ईवीएम हैक होने जैसे अनेक जुमलों के सहारे अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का यह एपिसोड आपको यह दिखाने और बताने की कोशिश करेगा कि वास्तव में छोटी से छोटी परिस्थिति में भी बिना नेगेटिव हुए एक क्लियर विजन एंड पब्लिक ओरिएंटेड वर्किंग के फॉर्मूले से भी राजनीति में सक्सेस हुआ जा सकता है। नमस्कार, आज हमारे साथ है एक ऐसे ही शख्स जो क्षेत्रीय राजनीति में इनके धैर्य की मिसाल देना गलत नहीं होगा। हालांकि इनके जुनून के सामने एक लंबे अरसे के बाद इन्हें सक्सेस यानी सफलता मिली है, जबकि इनके विरोधियों के गणित के अनुकूल कहा जा सकता है कि राजनीति में इन्होंने सफलता को छीना है। हालांकि कई बार कर्मभूमि के कुरुक्षेत्र में इनको भी सफलताओं की चक्रव्यूह में अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है, लेकिन इन्होंने अंत में अपने आप को अभिमन्यु नहीं बल्कि गांडीव धनुषधारी अर्जुन साबित किया है और आज उत्तर प्रदेश के दिल यानी आगरा के खंड शमशाबाद नगर की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि चुनाव कोई भी हो लेकिन उसके लिए राजनीति कूटनीति के दांवपेच एक ही होते हैं और इस सब का मकसद होता है सिर्फ जीत। और आज के इस एपिसोड में नगरपालिका अध्यक्ष जैसे चुनाव में राजनीति से प्रजानीति तक के कॉकटेल का एक नया अध्याय आपको देखने को जरूर मिलेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं और यही इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने का एक मकसद है। आज हम अपने शो में वेलकम करते हैं अवनीशकांत गुप्ता जी का, प्रतिनिधि नगरपालिका परिषद शमशाबाद, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज परफेक्ट एंड ऑलवेज ऑन कॉल पब्लिक प्रेजेंस पर्सनालिटी। नमस्कार सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एक अच्छा खासा व्यवसायिक साम्राज्य है, इसके चलते भी आप राजनीति से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। आखिर आपका राजनीति की तरफ पहला कदम कब और कैसे बढ़ा? जी सर। मैं आपको बता दूं, व्यवसाय मेरा है लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी बहुत पुरानी है जी। वर्षों से मैं अगर ठीक से कहूं तो लगभग 1977 से 1977 जब हमारी केवल 10 वर्ष की आयु थी जी, जब से हम राजनीति में हमारा परिवार पूरी सक्रियता के साथ रहा है। 77 में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ करते थे तो उस समय कंप्यूटर से पर्ची नहीं बना करती थी, तो हम खुद लोग हाथ से लिखते थे और कार्यालय हमारे घर के ही नाई भाई बना करते थे जी। तो राजनीति में सक्रियता तो काफ़ी पुरानी है। फिर मैंने सबसे पहला चुनाव 2000 में जी नगर पालिका परिषद से सभासद का चुनाव, लगभग से 24 वर्ष पहले। उस समय महिला सीट थी तो मैंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया जी और वो विजेता हुई। उस समय आपके विरोधी कौन थे? उस समय हमारे जो विरोध में जो चुनाव लड़े थे उनका नाम था धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी। फिर निर्विरोध उस समय पालिका के अंदर एक डिप्टी चेयरमैन का भी चयन हुआ था। अच्छा। फिर मेरी मैडम डिप्टी चेयरमैन भी रही 2000 के आसपास, 2002 में जी।
2006 में दोबारा चुनाव लड़ा सभासद का। अच्छा उस चुनाव को मैं 3 वोटों से हार गया। जी उसके बाद मैं अपने कारोबार में संलग्न हो गया। जी। तो जो सबसे पहला आपका राजनीति की तरफ जो मुड़ाव हुआ वो लगभग 2000 के आसपास हुआ, और आपने उस वक्त चुनाव की दृष्टि से कहेंगे तो 2000 में हुआ जी। और एक सपोर्टर या ये कह लो कि उस राजनीति में सक्रियता जी जी उसको मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा लगभग 85-86 से, यानी आज से 40 वर्ष पहले से। जी जी। तो आप काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष के रूप में भी आप पदभार संभाल रहे हैं, वो कभी से आप? मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष बना जी, और मैंने संगठन में जिला कोषाध्यक्ष के तौर पर रहते हुए कार्य किया। जी जी। उससे पहले मैं विधानसभा संयोजक फतेहाबाद विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी से रहा। मतलब आपको राजनीति में भी अच्छा खासा एक उससे लगभग 2017 में 4 दशक निकल चुके हैं। हाँ, और उससे पहले 2017 में मैंने इससे नगर पालिका परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संबल से लड़ा। हालांकि उस मैं 300 मतों से पराजित हो गया था। जी सर। सर, नगर पालिका परिषद चुनाव के बाद से ही क्षेत्रीय राजनीति में अक्सर कयास लगाए जाते हैं कि अवनीशकांत गुप्ता एक बेहद कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और आपके नगर की जनता साफ शब्दों में कहती है कि जो आदमी बिना किसी राजनीतिक दल के अपने ड्राइवर को चुनाव जिता सकता है वह अपने आप में किसी चाणक्य से कम नहीं है। वही कुछ लोगों का कहना है कि बल्लो किसी नीति के राजनेता नहीं है, बल्कि वह तो प्रजा नीति के नेता हैं, और वो भी इतनी सटीक हैं कि किसी भी चुनाव का रुख मोड़ने के लिए काफ़ी है। क्या यह सच है कि अवनीशकांत गुप्ता की नज़र किसी बड़े टारगेट पर है? यहाँ तक बड़े टारगेट की बात है जी, आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जी, ये बहुत बड़ी बात मैं है। एक प्रत्याशी के रूप में आऊँगा जी, आपका स्वागत है। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से जी मुझे टिकट मिले। उम्मीद है, मतलब इसका मतलब है कि अवनीशकांत गुप्ता की घर वापसी हो चुकी है। घर वापसी तो हमारी जीतने के तुरंत बाद ही हो गई। जी जी जी। हमारे आदरणीय इस क्षेत्र के सांसद जी राजकुमार चाहर जी जी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, तो आपने कहीं ये अपनी बात को रखा कि जब मुझे चुनाव की आवश्यकता थी, सीट की आवश्यकता थी, तब पार्टी ने इतना मेरे को सीनियर नेता होने के बाद भी, सीनियर एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी अपना दामन पीछे खींच लिया फिर से? उसमें उन्होंने कई एक कारण भी बताए और मैं उनके कारणों को भी वाजिब समझता हूँ। अच्छा, क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि जो बच्चा मेरे यहाँ रहता है जी, वो यादव कम्युनिटी से जाता है। जी, क्या नाम है उनका? मेरा नाम एक बार। ओमकरण यादव। ओमकरण यादव जी। तो सभी ने जो शीर्ष के नेता थे उन्होंने ये कहा कि भाई इस कम्युनिटी का वोट ही नहीं है शमशाबाद के अंदर, तो आप कैसे चुनाव को जिता पाओगे? जी। कुछ हमारे समर्थकों ने ये बात कही कि हमारे अवनीश भाई, बल्लू भाई का चेहरा है, इनके चेहरे पर हम चुनाव जीतेंगे। जी। लेकिन कुछ शीर्ष के नेताओं ने उसे नकारा कि ऐसा संभव नहीं है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप जो भी आपको वजह दी गई है पार्टी द्वारा, उनको आपने वाजिब माना है। हाँ, और घर वापसी कर ली। उनका दृष्टिकोण ठीक था। जी हमारे नजरिए से ठीक नहीं था, लेकिन संगठन के नजरिए से वो ठीक था। जी। मुझे नहीं लगता पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कहना चाहूंगा मैं जी कि कोई भी ऐसी नगर पंचायत या नगर पालिका या विधानसभा या लोकसभा होगी जी जिसमें उस कम्युनिटी के केवल 5 वोट हों और वो निर्वाचित हुआ हो। जी, जो आपने मनोनीत तो हो सकता है जी जी, लेकिन निर्वाचित हो, जनता के द्वारा निर्वाचित होना ये बहुत बड़ी इसीलिए शायद नगर पालिका शमशाबाद के अंदर आपको एक चाणक्य के रूप में आपकी जनता देख रही है, और वो आपने साबित भी करके दिखाया है। हालांकि पार्टी के कुछ भी आज आपको दलीलें दी जा रही हो कि कुछ भी रीजन्स हैं जिनको आप वाजिब भी बता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उस वक्त आप पीछे नहीं हटे और आपने नगर पालिका अध्यक्ष को एक इतिहास की तरह बदला। पीछे हटने का न हटने का सबसे बड़ा कारण ये था उस वक्त तो सर आपने पार्टी की भी बात नहीं की। अगर मैं पीछे हटता तो जो पूर्व में 27 वर्ष से चेयरमैन था उसी का भाई इस चुनाव को जीत जाता। नहीं, उस वक्त आप कहने का मतलब ये है कि राजनीति का विषय जो चर्चा बन रहा है इसमें फिलहाल, मुझे भी जरूर लग रहा है कि आप उस समय पार्टी को मनाने में असफल रहे जी सीट के लिए। जी जी, ठीक है, बाद में जो भी वजह दी गई, दलीलें दी गई, उनको आप वाजिब बता रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब घर वापसी हो चुकी है आराम से, कोई मतभेद नहीं है? घर वापसी हो चुकी है, कोई मतभेद नहीं है। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का और आपने ऐलान भी कर दिया कि आगे विधानसभा में आगामी विधानसभा की मेरी 2027 में आप आ रहे हैं जी। तो ये शमशाबाद क्षेत्र की जनता के लिए एक मैसेज भी है माननीय प्रतिनिधि जी का कि वो विधानसभा में आगे अपना प्रतिनिधित्व करें।
इस बार सर फिर से किसी और पर दाव लगाएंगे या खुद ही समुद्र की गहराई को नापेंगे? अब की बार तो खुद ही चुनाव करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन चुनाव का मौसम आते आते आपको सीट तक नहीं मिली। कैसा लगा आपको? क्या सीट वाले कोष में कोई कमी रह गई थी? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सीट वाले कोष में कभी कोई कमी रह जाए जी, लेकिन मैंने अभी भी आपको बताया कि पार्टी की कुछ मजबूरियां थी जी, और कुछ दरअसल अब राजनीति में हो भी ऐसा गया है कि लोग हाथ खींचने की बजाय पैर खींचने का काम करते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं हमारे पीछे भी कुछ ऐसे लोग लगे हुए थे जी, कि कहीं ना ये ना चेयरमैन बन जाए, इसलिए हमारे खिलाफ ये साजिश भी रची गई थी। जी। लेकिन ऐसे लोग चंद लोग होते हैं, बाकी की पार्टी के सभी लोगों ने हमारा समर्थन किया और हमको विजयी बनाया। जी जी, तो आपके लिए तो फिर क्या पार्टी और क्या लोग, क्या विरोधी, कुछ भी नहीं रहा ना, आपने तो सबको ध्वस्त कर दिया। ये सब जनता जनार्दन ने किया। जी, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जिसके साथ जो नेता हैं, नए लोग हैं, उनको जनता की तरफ जाने के बजाय वरिष्ठ नेताओं की तरफ जाती है और चमचागिरी करते हैं, जबकि रियल ग्राउंड क्या होता है वो आपसे सीखा जा सकता है। रियल ग्राउंड वास्तव में जनता है और जनता के बीच में बने रहना और फिर सारी चीजों को एक्टिव कर पाना संभव भी होता है। वही सर, आपकी पॉलिटिकल करियर बड़ा दिलचस्प है। कुछ लोग तो चुटकी लेते हुए कहते हैं कि अवनीश कांत गुप्ता का ड्राइवर एक चेयरमैन है। क्या यह सच है? और चेयरमैन की जिम्मेदारी आखिर संभाल कौन रहा है? क्योंकि किसी फिल्मी कहानी की तरह वर्तमान में आपने जिनको चेयरमैन बनाया है वह तो इस नगर के हैं ही नहीं, और साथ ही उनको इस नगर के बारे में कोई भी ग्राउंड नॉलेज नहीं है। ऐसे में नगर को कौन संभाल रहा है सर? दरअसल जैसे कि लोग इस बात की चर्चा करते हैं जी जी जी, कि ड्राइवर चेयरमैन, आपको बिल्कुल ठीक से बता दूं जी कि वो ड्राइवर नहीं है मेरा। जी, मेरे यहाँ काम करने आया था, लेकिन आज वो मेरे घर का मेंबर है। और जहाँ तक पिछले ग्राउंड की बात है कि उनको ग्राउंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जी। 2017 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके जी उसने मेहनत की थी। जी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय प्रत्याशी मैं था और इस बार प्रत्याशी वो था, और हम दोनों ही मतलब कोई इस तरीके का खास अंतर नहीं है। आप कोई खास अंतर नहीं, मेरा छोटा पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है। और पालिका की चेयरमैन की जहाँ तक बात है, चेयरमैन वही है जी, ओमकरण जी, और हमारा माननीय है। और मैं चुटकी लेने वालों के लिए जवाब है, जो लोग चुटकी लेते हैं उनके लिए जवाब है। एक बार फिर से बताइए कौन है चेयरमैन? चेयरमैन ओमकरण जी है जी। मैं उनके लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज तक यहाँ पालिका के अंदर चेयरमैन की कुर्सी उन्हीं के लिए खाली रहती है, हमने कभी उसकी कुर्सी में बैठने की कोशिश। मुझे लगता है शमशाबाद की जनता को जवाब मिल गया होगा कि असली चेयरमैन कौन है। सर, आपने नगर की जिम्मेदारी संभालते हुए कभी नगर की जनता से फीडबैक लेने की कोशिश की है? आपके काम से जनता को कोई शिकायत तो नहीं है, या जनता शहर के विकास पर चर्चा करते हुए कभी आपने सुझाव मांगा हो जनता से? अभी जब 1 वर्ष हमारा कार्यकाल का पूरा हुआ जी, तो हमने पालिका के अंदर एक कार्यक्रम रखा। उसमें नगर के लगभग 1000 लोग, जिन्हें मैं बुद्धिजीवी लोग कहूँगा, सभी लोग आए थे। सभी से हमने जानकारी चाही। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर सब लोग संतुष्ट ना होते तो 1000 लोग इकट्ठे ना होते। और दूसरी बात ये है कि आज भी देखो, विरोधी तो हर किसी का होता है, वो जो विरोध वाले वो तो विरोध की बात करेंगे जी, लेकिन आम जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। हमारे पास 3-4 काम है नगर पालिका के, जी, जैसे कि सफाई की व्यवस्था है जी, इस समय आज अपने बहुत चरम पर है। जी। नगर शमशाबाद काफी स्वच्छ दिखाई देता है। बिल्कुल। जहाँ तक वाटर सप्लाई की बात है, पानी का व्यवस्था भी बहुत बढ़िया चल रही है। पिछले और कार्यकाल से अच्छी चल रही है? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। जी जी और जहाँ तक प्रकाश की व्यवस्था है, आप रात के समय आइएगा यहाँ पर जी जी, बिल्कुल। तो पूरा नगर जगमग दिखाई देता है। जी। और इस साल तो दीपावली में सजावट हुई, लोगों ने सेल्फी ली, लोगों ने वीडियो बनाया, तमाम जो क्या है वीडियो अपलोड किए, तमाम जो क्या फेसबुक पर और उस पर चलाए। तो पालिका में आज शमशाबाद नगर की जनता तो पूरी तरह संतुष्ट है। जी। सर, एक सवाल मुझे यहाँ पर बहुत जरूरी लग रहा है। सर, केंद्र और प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने के चलते कभी नगर के विकास कार्य के लिए मिलने वाले फंड पर कोई प्रभाव देखने को मिला, जहां अत्यावश्यक फंड में भी कटौती, देरी या फंड में निरस्त ही कर दिया गया हो? ऐसा कोई फंड? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जी। और जहाँ तक जो सत्ताधारी पार्टी है, हम उसी के तो व्यक्ति हैं। नहीं, अभी आप जीत के निर्दलीय जरूर आए थे जी। अगर हम किसी और पार्टी के होते तो हम किसी और पार्टी से जैसा अभी आपने मुझे बताने की कोशिश की कि कुछ लोग होते हैं जो पैर खींचते हैं या टांग खींचते हैं,
तो उसी तरीके से अब भी कुछ एक्टिविटी जारी हो विरोधियों की, और ये तो चलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं, अंदर खाने कुछ हो, किसी के मन में बात अलग जी। है, अन्यथा पार्टी हमें पूरा सपोर्ट करती है जी। और जितना भी यहाँ पर ग्रांट आनी चाहिए वो आती है जी। और सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चल रही है। सर, शमशाबाद नगर के विकास में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? कोई ऐसी चुनौती जिसके चलते कोई बड़ा विकास कार्य रुका पड़ा हो? देखो, पालिका के अंदर जहाँ तक बात है, और सारे डेवलपमेंट तो होते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से होते हैं, राज्य सरकार की होते हैं, लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड का काम होता है मुख्य रूप से सफाई का, मुख्य रूप से पानी की सप्लाई का, प्रकाश की व्यवस्था का। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि सफाई बड़ी ही निम्न स्तर की थी। हम जब लोग आए थे तो काफी अव्यवस्थाएं थी, रास्तों में कूड़ों के ढेर पड़े रहते थे, 10 बजे तक कूड़ा नहीं उठता था और कर्मचारियों की भी कमी थी, जिसको हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आज पूरा नगर पूरी तरह से स्वच्छ। किसी तरीके से जिम्मेदारी का या चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है सब? ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमें ये चुनौतियां नहीं लगती, हमें ये तो रोजमर्रा के काम दिखाई देते हैं। पहले यहाँ पर लाइट की व्यवस्थाएं रहती थी, काफी पोलों पर लाइट नहीं जलती थी, हमने सबसे पहले आकर के सभी पोलों पर नंबर डलवाए और सभी पर हमारा पूरे नगर के लोगों का नंबर है, सिस्टमैटिक तरीके से उनसे कह रखा है जिस भी पोल पर लाइट नहीं आ रही हो उसका फोटो खींचो, हमें सेंड करो, हम अपने बाबू को देंगे और तुरंत ठीक हो। क्या पिछले चेयरमैन कार्यकाल से कोई शिकायत है कि नगर को ये सुविधाएं बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पिछले कार्यकाल में लापरवाही के चलते ये नहीं मिल सके? ऐसा कोई कार्य? ऐसे कई एक ऐसे कार्य हैं जो पिछले चेयरमैन थे, उन्होंने उनको ठीक से नहीं किया। जैसे मैं आपसे कहना चाहूँ, मैंने पूरे पिछले दस्तावेज देखे, लगभग 70 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग जो शमशाबाद नगर में फ्लाईओवर से लेकर के और चेयरमैन के ही सलोनी मिल के सामने हुई, जिसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता थी तो पहले जो नगर का हमारा गांधी चौराहा है, थाने का चौराहा है, मेन मार्केट है, साइड पटरी, इंटरलॉकिंग बोलते साइड पटरी, उनकी आवश्यकता यहाँ में मुख्य नगर में थी, उन्होंने कभी नहीं कराई, लेकिन हमने आते ही सबसे पहले वही कार्य किए। इसी वजह से आज हम सफाई बहुत बेहतर दे पा रहे हैं। और भी एक कारण था नगर पालिका के अंदर, जैसे हमारे यहाँ नामांतरण का कार्य होता है, कोई प्लॉट परचेज करता है तो प्लॉट यहाँ पर चढ़ता है, उसमें बहुत आसानी थी। हाउस टैक्स तो बाद की बात है, पहले तो उनको चढ़ता ही है, हमारे यहाँ वो पंजीकृत होता है। अच्छा, जैसे तहसीलों में जो कार्य तहसील में होता है वो फिर यहाँ पर आकर के होता है, वो काफी विलम्ब से होता था। विलम्ब से होने के अलावा भी कुछ इस तरह की बातें थी कि पैसों का लेन देन होता था जब वो चढ़ते थे, लेकिन आज कोई व्यवस्था नहीं है। आज पूरी तरह से और साफ सुथरे तरीके से ये कार्य चल रहा है। सर, आपने चुनाव के दौरान जनता से ये अपील की थी कि नगर पालिका में सीवर टैक्स, नल टैक्स और हाउस टैक्स में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 25 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य वाली नगर पालिका में बदलाव करने की अपील की थी आपने, और उसके बाद जनता इस अपील पर खरी भी उतरी। और आज उन टैक्सों में क्या बदलाव है और जनता को क्या सहूलियत दी जा रही है उन सभी टैक्सेस में जिनकी आप अपील कर रहे थे? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पूर्व के चेयरमैन ने जो हमारे यहाँ गृह कर रखता है उस पर 20% की पेनल्टी लगाई थी। हाउस टैक्स 20% पेनल्टी से, पेनल्टी यानी अगर वो 1 साल लेट होता है तो उस पर 20% पेनल्टी, अगर 2 साल होता है तो 20 + 20% पेनल्टी, यानी पेनल्टी वाले रुपयों के ऊपर भी पेनल्टी। ये एक चक्रवर्ती ब्याज। तो इस तरह से कुछ लोगों की फाइलें ऐसी थी कि जिन पर 1000 रुपये टैक्स था, लेकिन वो पेनल्टी बनते बनते 10,000 रुपये हो गया। इसी वजह से बहुत लोग भर नहीं पाए उसको, लेकिन हमने आते ही सबसे पहले बोर्ड की बैठक में उस पेनल्टी को खत्म किया। जो 20% की पेनल्टी थी उसको हमने 5% में कन्वर्ट किया और शासन के द्वारा स्वीकृति लेकर के उसका गजट भी कर दिया। और जो पिछले जो सरचार्जेस थे, लेकिन पिछले सरचार्जेज हैं तो उसमें नगर पालिका की ओर से ऐसी कोई नियमावली नहीं है, ऐसी कोई मानक नहीं है कि हम उसको खत्म कर सकें या उसका OTS कर सकें। इसके लिए भी हमने शासन को लिखा, लेकिन वो स्वीकृत नहीं हुआ। नगर के चाणक्य की अगली तैयारी क्या है? क्या आप अपने किसी सहयोगी पर ही दाव लगाएंगे या खुद समंदर की गहराई को नापेंगे? देखो, मैंने आपको बता दिया कि मैं 2027 में विधानसभा की पूरी तरह से तैयारी कर रहा हूँ जी, और पूरा मेरा प्रयास जारी रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी। क्षेत्र बड़ा है, संभाल पाएंगे आप? क्षेत्र बड़ा क्या है, मतलब सभी इंसान ही संभाल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारी काबिलियत में कोई कमी है, क्योंकि नगर पालिका से निकल करके एकदम विधानसभा में पहुंचना एक नया ही अनुभव होगा और बहुत सारे लोग वो कोई इशू नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे लिए जो कमी रहने दी
इस निकाय आप चुनाव में कॉन्फिडेंट कैसे लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अगले टिकट को लेकर? निकाय चुनाव में जो मेरे लिए कमी रह गई जी, वो शायद हो सकता है 2027 में मेरी ये राजनीति है। देखिए, आप इतने अच्छे तरीके से कह रहे हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है और आपको भी उम्मीद है, इसलिए आप कह पा रहे हैं कि ये राजनीति है और आप इस तरीके से अभी से ओपनली बोल पा रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि नहीं, ओपनली तो जो मैं कह रहा हूँ, मेरे मन में जो बात है वो मैं कह रहा हूँ जी कि मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी जी जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर भी रहा हूँ, फील्ड में भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। फिर से आपके कार्यकाल पर लौट आते हैं। आपके कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य जिसे नगर के लिए आदर्श कहा जा सके? देखो, आदर्श की श्रेणी में मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा आदर्श कार्य है कि हम नगर के अंदर बहुत उच्च स्तरीय सफाई रख पा रहे हैं। जो भारत सरकार की भी एक पॉलिसी है, स्वच्छ भारत। मोदी जी का ये मिशन है, जी। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। जी उस मिशन को हम पूरी तरह से कामयाबी के तौर पर कर रहे हैं। जब सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लखनऊ में बैठक की थी, इसमें सभी प्रदेश के चेयरमैनों को बुलाया था, उन्होंने वहां घोषणा की थी इस बात की कि जो सबसे स्वच्छ नगर पालिका होगी उसको हम 3 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए देंगे और जो सबसे स्वच्छ नगर पंचायत होगी उसको 1 करोड़ रुपए हम विकास कार्यों के लिए देंगे। तो हम उस लक्ष्य की ओर हैं कि वो 3 करोड़ आएंगे तो हम नगर का विकास भी करा पाएंगे। तो आप अचीव कर पाएंगे, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल प्रयासरत हैं, बाकी सब ईश्वर की मर्जी है जी। सब नारे के जरिए जनता का दिल जीतने में भी किसी आदर्शवादी नेता से कम नहीं है आप। कहते हैं कि मेरी बस एक ही बात, पूरा नगर चेयरमैन बनेगा आपकी बार। याद है कुछ? बिल्कुल याद है जी। और आप जनता के बीच में जाकर के पूछ सकते हैं जी। पूरा नगर ही चेयरमैन है। आज से पहले जब यहाँ चेयरमैन हुआ करते थे, चेयरमैन की कुर्सी हुआ करती थी जी। और 2 उनके सफे सलारों की कुर्सी हुआ करती थी जी, जी। जो ये बताते थे कि इसका काम होना चाहिए और इसका नहीं होना चाहिए। जी। आज आप यहाँ देख पा रहे हो, जनता इन सोफों पर आकर के बैठती है, हम कुर्सी पर बैठे हैं और जनता सोफों पर आकर बैठती है। और ये 24 आवर्स मोबाइल चालू रहता है, किसी की भी नगर पालिका की समस्या है वो फोन करता है और उसका तुरंत जो है वो काम। और अंत में एक आखिरी सवाल, हालांकि ये सवाल आपके पिछले इलेक्शन के दौरान घोषणा पत्र पर आधारित है, जबकि वो चुनाव आप हार गए थे, लेकिन आज आप किसी फिल्मी स्टाइल में चेयरमैन हैं, क्या उस घोषणा पत्र पर बात कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो? बिल्कुल है जी। अवनीश जी, आपने उस घोषणा पत्र में कहा था कि चेयरमैन बनते ही 2 साल के अंदर नगर को एक मुफ्त शिक्षण संस्थान, एक मुफ्त इलाज हेतु मिनी अस्पताल और युवाओं के लिए एक स्टेडियम देंगे। याद है आपको ये मैनिफेस्टो, जो कि मुझे लगता है कि आपके ही द्वारा बनाया गया था? बिल्कुल पूरी तरह से याद है जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शमशाबाद नगर का ही मेरी जन्मभूमि है और मेरी स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। जी। जब 1989 में पहली बार यहाँ पर लगभग 17 साल बाद नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए थे, उस समय यहाँ राजेंद्र कुमार चेयरमैन बने थे और हमारे बड़े भाई राकेश कुमार गुप्ता जी सभासद बने थे। उस समय हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि यहाँ नगर के अंदर एक खेल का मैदान होना चाहिए। संभवतः वो पूरा नहीं कर पाए, फिर सुकुमार राठौर जी चेयरमैन बने, ये भी हमारे नज़दीकी थे क्योंकि शुरू में हम इन्हीं के साथ रहा करते थे। हमने इनके सामने भी ये प्रपोजल रखा कि एक खेल का मैदान होना चाहिए। धीमे धीमे आबादी बढ़ती गई और ईश्वर ने इस लायक हमको बनाया कि हम भी चुनाव जीत करके चेयरमैन बन गए। जी। और आप लगभग कार्यकाल में उस कालखंड की तरफ है जिसके लिए आपने प्रॉमिस किया। तो मैं यही आपसे बता देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हम 2 वर्ष के अंदर, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं, लक्ष्य थोड़ा बहुत हासिल कर लिया है और भी आगे होने वाला है, लगभग 2 वर्ष में हम यहाँ खेल का मैदान शमशाबाद नगर में दे देंगे। और जहाँ तक डिस्पेंसरी की बात है, क्लिनिक की बात है, उसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है। हमारे तो मिलने वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम टाइम टू टाइम बैठेंगे, हफ्ते में 2 दिन बैठा करेंगे। हम एक डिस्पेंसरी भी खोलने का हमारा नगर पालिका में मन है। कुछ इसमें हम सोशल एक्टिविटीज़ वाले लोग जोड़ेंगे जिससे हम उनको मेडिसिन भी दे सकें और उनकी जांच वगैरह हो सके। 400 करोड़ के ड्रीप प्रोजेक्ट में 300 करोड़ के घोटाले की विधिवत जांच, लागत सिर्फ 100 करोड़। अवनीश जी, याद आ रहा है कुछ? क्योंकि यह लाइंस भी उसी मैनिफेस्टो का ही एक हिस्सा है। क्या आज ये सब आपकी प्राथमिकता में है या वो सारा का सारा पैसा जो आप जनता का पैसा बता रहे थे वो सब डूब गया और आपकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं? बिल्कुल याद है जी। और इसमें जो मैंने आपको बताया था
कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट था इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ जी। जांचें अभी अपने स्तर से हम जारी रख रहे हैं। जिस दिन, क्योंकि ये जो 300 करोड़ रुपया है जी, ये जनता का पैसा है जी जी, और जिस तरीके से आप उस समय इलेक्शन के लिए आए थे और आपने सबसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था इसको, और अभी ये ठंडे बस्ते में दिखा है। नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं है जी। हम लोग लगे हुए हैं कि हमें कोई ऐसी कड़ी मिले जिससे हम ठीक से उनके ऊपर पहुंच पाए, क्योंकि आधी अधूरी तैयारी से हम किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते जी। क्योंकि जो लोग इस तरह का घोटाला करते हैं वो भी बड़े चालाक प्रवृत्ति के होते हैं जी। उस हिसाब से घोटाला किया जाता है कि कागज का कोरम पूरा होता है, ग्राउंड पे नहीं होता है, और ग्राउंड पे काम नहीं होता है। लेकिन उसको पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, हम लगे हुए हैं, और जिस दिन लगेगा तो बातें निकल के आएंगी। उम्मीद है जनता का पैसा जल्दी जनता को बिल्कुल आएगी। उम्मीद है तमाम सवाल और जवाबों के दौरान आपने आज के इस एपिसोड से राजनीति के वह पहलू जाने व समझे होंगे जिन्हें वास्तव में आपको जानना चाहिए था। खासकर उन पॉलिटिशियंस को जो ये तक नहीं जानते कि चुनाव मैदान में जनता के सहारे लड़ जाते हैं, किसी वरिष्ठ नेताजी, बड़ी पार्टी या सिर्फ जातिवाद के दम पर नहीं लड़े जाते। और इसका जीता जागता उदाहरण टेस्ट ऑफ सक्सेस के इस एपिसोड के माध्यम से हमने आपके सामने रखा है। क्योंकि अभी अभी आपने जाना कि चुनाव आते आते पार्टी ने अवनीश जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं अवनीश जी भली भांति जानते थे कि विरोधी उम्मीदवार की पार्टी भी मजबूत है और जातिगत समीकरण भी मजबूत होने के साथ साथ एडवांटेज में विरोधी परिवार का पिछले 25 साल से नगर पालिका परिषद पर कब्जा भी है। मतलब कहा जा सकता है कि विरोधी के सारे हथियार बेहद एडवांस्ड हैं। बावजूद इसके अवनीश जी ने इस सब की परवाह न करते हुए मैदान में हिम्मत के साथ शतरंज की चौरस बिछाई भी और विरोधी को चारों खाने चित करते हुए जीत भी दर्ज की। अंत में अवनीश जी के मिजाज को देखते हुए श्रद्धेय अटल जी की कुछ पंक्तियां मेरे जेहन में आती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शुक्रिया। टेस्ट ऑफ सक्सेस मतलब मोटिवेशन का सुपर डोज। सर यूपीएससी यह सबसे पहले आपने कब सुना? संघर्ष की कहानी, एक सफल व्यक्तित्व की जवानी। सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? जो अच्छा छात्रों को मिलेगा सक्सेस का डायरेक्ट डायरेक्शन। सर क्या वास्तव में स्टूडेंट की लाइफ में स्मार्टफोन को एक खतरा मानना चाहिए?